नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ भू धसाव मामले पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक होगी। बता दें कि पुनर्वास और मुआवजे के लिए अलग अलग नीति बनाने पर फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में अलग अलग नीति पर फैसला किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक होनी है और बैठक में पुनर्वास और मुआवजे के लिए अलग अलग नीतियों पर बात और सहमति बन सकती है। अलग अलग नीतियां डिस्कस की जा सकती हैं। पुनर्वास और मुआवजे को लेकर के नया रुख अपना सकती है सरकार। पुनर्वास किस लिए, क्या कराया जाए, किधर किया जाए और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, इन सभी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। जोशीमठ में लगातार भू धसाव से हालात चिंताजनक हो चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर, क्योंकि एक के बाद एक राज्य सरकार ने इसका जिम्मा उठाया है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करवा रही है कि जो पीड़ित है, जो परिवार इस वक्त खतरे के संकट में है। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक होनी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और नीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से लोगों को पुनर्वास दिया जाए। देखिए, आपकी बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो जो लोग नुकसान की जद में हैं, उनको मौजूदा नियमों के तहत मुआवजा न देकर बाजार भाव से मुआवजा दिया जाना है, क्योंकि लोगों में नाराजगी है कि जो सरकारी रेट है, जो सरकारी भाव है, वो बहुत कम है। दूसरा, राज्य सरकार जो इस आपदा पर, इस भू धसाव पर भारत सरकार से बजट चाहती है, उस बजट के बाबत भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर उसे कितने करोड़ रुपए या कितने आर्थिक रूप से कितने पैसे की जरूरत है। तो ये दो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं आज की कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा भी अन्य बिंदु हो सकते हैं, पर जोशीमठ के लिहाज से ये बैठक ही बुलाई गई है और 12 बजे से बैठक कैबिनेट में शुरू होगी। सुदीप, क्योंकि कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है, जिस तरह से जोशीमठ में फिलहाल हालात बने हुए हैं भू धसाव के चलते, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि तमाम वो मुद्दों पर, आर्थिक मदद पर और हर संभव प्रयास करने की राज्य सरकार पहले ही बात कर चुकी है। जी, मैंने जो आपसे बताया वही दो मुद्दे महत्वपूर्ण है। एक तो बाजार मूल्य से जो मुआवजा दिया जाना है, इस पर कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री धामी चर्चा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भारत सरकार को प्लान भेजा जाना है, जो राहत पैकेज मांगा जाना है इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरी कार्रवाई में, इस पर चर्चा होगी। यही अभी तक हमारी जानकारी। सुदीप, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, हरीश रावत की तरफ से एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है सरकार पर और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर, तो इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये चूक मौका आपदा का जरूर है, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो मिलकर आपसी सामंजस्य से काम करें तो स्थिति सुधार होगी, बेहतर होगी। और जोशीमठ के लोगों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है कि उनकी हालात पर कोई राजनीति करे। राज्य सरकार हर बेहतर व्यवस्था, हर प्रकार की मदद के लिए सदैव तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वहीं देहरादून में आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले पर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि जोशीमठ में लोगों की सुरक्षा को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। लगातार सजग तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। हर संभव मदद देने की जो बात कही गई है कि हर संभव मदद दिए जाए। जो लोग वहां पर परेशान हैं, जिनके घर वहां पर खतरे में हैं, खतरे के साये में हैं, उन सभी को हर संभव मदद दी जाए। आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले पर यह अहम बैठक हुई, जिसमें कि खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक की गई। वहीं जोशीमठ में भू धसाव को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक की। सेना के अधिकारियों और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ मिलकर यह बैठक की गई। इस दौरान भू धसाव की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ भी
चर्चा हुई। आपको बता दें कि वहीं जिला प्रशासन समेत पुलिस के आला अधिकारियों बैठक में शामिल हुए। आला अधिकारी भी इस वक्त मौजूद थे और ऐसे में आपदा प्रभावित डिजास्टर में जो लोग प्रभावित हुए उन परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बात भी की गई। किस तरह से आखिर लोगों को पुनर्स्थापित किया जाएगा, इस पर अहम बात की गई, मंथन किया गया। जोशीमठ में भूधसाव से लोग इस वक्त काफी चिंताजनक स्थिति में हैं और ऐसे में अब राज्य सरकार एक के बाद एक कवायद कर रही है और इसी क्रम में यह बैठक भी हुई। आईटीबीपी के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे, सेना के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। आने को अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से लोगों को सहायता। सर, चमोली और कर्णप्रयाग में भी कुछ टैक्स देखने को मिले, उसके ऊपर कुछ प्लान ऑफ एक्शन पहले से ही है, उस पर हम लोग काम करें। आप लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए आज बैठक बुलाई। आने को अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से लोगों को सहायता। सर, चमोली और कर्णप्रयाग में भी। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, देहरादून में आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आईएएस अफसर जोशीमठ आपदा में देंगे 1 दिन का वेतन। आईएएस अफसर आपदा निधि में 1 दिन का वेतन देंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, आईएएस अफसर आपदा निधि में 1 दिन का वेतन देंगे और ऐसे में भूधसाव की स्थिति को देखते हुए, जोशीमठ के हालात को देखते हुए, जो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है उसको देखते हुए आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले में ये बड़ी अपडेट आई है कि अब तमाम आईएएस अफसर जोशीमठ आपदा में 1 दिन का वेतन देंगे और आईएएस अफसर जोशीमठ में ये बड़ी घोषणा की गई है। आपदा निधि में 1 दिन का वेतन दिया जाएगा आईएएस अफसरों का। वही चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर बीजेपी संगठन भी खफा नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस मंत्रियों के प्रवास न करने को लेकर सवाल खड़े हो रही है, वहीं बीजेपी संगठन भी अब ये बात कह रही है कि जोशीमठ में किसी भी मंत्री ने रात्रि प्रवास नहीं किया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब धन सिंह रावत जोशीमठ जाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वह जोशीमठ में 4 से 5 दिन प्रवास करेंगे, साथ ही लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मंत्री जी स्वयं वहाँ 2 बार चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे जो है वहाँ निगरानी में पूरा वो जो है देख रहे हैं। भारत सरकार की टीम वहाँ गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी और मेयर सांसद जी वहाँ खुद होके आ गए हैं और कल ही मुख्यमंत्री जी और मेरी बात हुई कि अब 3-4 दिन कैंप मैं खुद वहाँ करने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, सरकार पूरी वहाँ पे लगी है और हर संभव वहाँ प्रयास किया जाएगा। मैं वहाँ खुद होके आ रहा हूँ। सारे लोग वहाँ पे ये है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और जब सर्वे आ जाएगा कि भाई उनको विस्थापन क्या करना है, क्या करना है, उसके बाद ही तो निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है और लोगों से पूछ के ही तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री वही दिनेशपुर में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर खुदीराम बोस स्टेडियम के पास स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि सनातन धर्म का पूरा विश्व में प्रचार करने वाला स्वामी विवेकानंद के पेला से नगर पंचायत के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है। युवा मोर्चा दिनेशपुर मंडल द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसी संबंध में हमारी मांग पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इतना भव्य स्वामी जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। आज ही के दिन विवेकानंद का जन्म हुआ था और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारा सनातन धर्म का पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे हमारे परम महापुरुष आदरणीय विवेकानंद जी की जयंती में नगर पंचायत के सभासद और अध्यक्ष जी के द्वारा आज ये मूर्ति का अनावरण किया।
वहीं लक्सर में गांव में 5 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने अपने हवस का शिकार बनाया। पीड़ित परिजनों ने आरोपी युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल जब लापता बच्ची की तलाश करने परिजन गए तब बच्ची के चिल्लाने का शोर शराबा सुनाई पड़ा। परिजनों को देखकर गन्ने की खेत से एक गांव का ही युवक भागता हुआ नजर आया, जिसे परिजनों ने मौके पर ही धर दबोच लिया और अपनी बच्ची को मौके से बरामद कर आरोपी युवक की पहचान करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस संगीन प्रकरण की जांच लक्सर की महिला उप निरीक्षक एकता मंगाई को सौंप दी है। अक्सर कोतवाली अंतर्गत चौकी बिक्रमपुर में एक मामला आया था, जिसमें एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा था और इसमें मौके पर पहुंच गए। जिस संबंध में लड़की ने जब शोर मचाया तो लोग वहां पर पहुंच गए। इस संबंध में लड़की के पिता की तहरीर पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और आरोपी को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया। वहीं ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस अभियान के तहत पुलिस सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी अमल में लाएगी। 17 जनवरी तक प्रतिदिन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने के प्रयास करे जाएंगे और ऐसे में इस संबंध में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने ऋषिकेश कोतवाली में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस का मानना है कि जन जागरूकता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इसलिए सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश से अब लोगों को कोहरे से निजात मिल गई है। लेकिन जोशीमठ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जोशीमठ के अगले 24 घंटे के दौरान 10 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो वहीं आने वाले 10 दिनों तक सर्दी का सितम पूरे उत्तराखंड में जारी रहेगा। इसी के साथ ही 20 जनवरी के आसपास हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत में थोड़ा एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा उत्तराखंड में भी। तो पिछले जो 24 आवर्स की बात करें तो बहुत कुछ एक्टिविटीज नहीं मिली है। हायर रीचेज में थोड़ी बहुत जो हरसील है या और भी चमोली डिस्ट्रिक्ट है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, उनमें तो थोड़ी बहुत बर्फबारी के लिए लोगों ने बोला रिपोर्ट दी है। लेकिन जो रेनफॉल है उसमें बहुत कम एक्टिविटी मिली है, कहीं कहीं पर मिली है और इसमें जो 1 मिलीमीटर के आसपास जोशीमठ में मिली वही हाईएस्ट है। तो बहुत कम है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड है ही नहीं। वहीं देहरादून में एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोग ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा का पेपर लीक किया है। पहले से ही लीक कर दिया गया, जिसमें कि सूचना की पुष्टि के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने विस्तृत जांच की गई है और इस जांच में आरोपी की पुष्टि होने के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल अभियुक्तों और उनके द्वारा वैध रूप से अर्जित धनराशि के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। इसमें लगातार हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई इस प्रकार की सूचना है कि पेपर घोटाले से संबंधित किसी ने पेपर लीक किया है या कोई नकल की है तो उसकी सूचना हमें मिले। तो लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं और अगर कहीं कुछ सही पाया जाता है तो उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। क्या इन्होंने सिर्फ लेखपाल पटवारी में ही गड़बड़ की या पूर्व में भी आयोग द्वारा परीक्षा में कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? देखिए, अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग।
वहीं देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर IRDT सभागार में राष्ट्र निर्माण की युवा शक्ति की भूमिका को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की। वहीं लोगों में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक में नशे के दुष्प्रभाव को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारियों और उससे बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। आगे लोगों को फास्ट फूड, जंक फूड से परहेज करने की बात भी कही गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें ब्लड डोनेशन का सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और डोनेशन हो रहा है। अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारा टारगेट ये है कि 2 लाख लोगों को इस साल हमको ब्लड डोनेशन कराना है और एक युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं और काफ़ी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना है। इसके लिए हमने एंटी ड्रग कमेटियाँ सभी कॉलेजों में बना रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय में बना रहे हैं और युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि 2025 का जो हमारा टारगेट है हम इसको पूरा करेंगे। टीबी मुक्त उत्तराखंड में भी अभी तक 12,500 लोगों ने टीबी के मरीजों को गोद ले लिया है और हमारा आशा विश्वास है कि हम इसको भी जो है 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड बना देंगे। तो काफ़ी चीज़ों पे काम चल रहा है और मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई दे रहा हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे राज्य में चल रहे हैं। अब बड़ा काम हम अपने राज्य में कर रहे हैं कि 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बना रहे हैं। अभी तक 29 लाख लोगों की हेल्थ आईडी बन गए हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम 4 महीने में सबकी हेल्थ आईडी बना दें। वहीं जोशीमठ में आई त्रासदी के बाद राज्य के मंत्रियों द्वारा जोशीमठ में रात्रि प्रवास न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि ये चिंता की बात है कि उत्तराखंड सरकार का एक भी मंत्री जोशीमठ में रात्रि प्रवास करने को तैयार नहीं है। खुद चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी जोशीमठ में रात्रि प्रवास को राजी नहीं है, जिससे पता चलता है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कितनी गंभीर है। की गंभीरता और संवेदनशीलता जोशीमठ त्रासदी को लेकर इसी बात से आंकी जा सकती है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी मंत्री वहां रात्रि रुकने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं जो प्रभारी मंत्री हैं चमोली जिले के डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने एक रात वहां पर नहीं बिताई है। कांग्रेस का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनसे निवेदन किया कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को जोशीमठ में रुकना पड़ेगा, कैंप करना पड़ेगा, तभी लोगों की हालात सुधरेंगे। मुख्यमंत्री जी की शायद मंत्रियों पर चली नहीं तो भारी दबाव की वजह से या कांग्रेस के सुझाव की वजह से कह लीजिए, मुख्यमंत्री जी को स्वयं रात्रि प्रवास पर वहां रुकना पड़ा। अब मंत्रियों में होड़ लगी है जाने की। महेंद्र भट्ट वहां नहीं रुक रहे हैं, भारी आक्रोश और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। धन सिंह रावत सुनने में आया है आज जोशीमठ गए हैं। पहली बार में तो केवल 2 घंटे या 3 घंटे हवाई दौरा करके वापस लौट आए थे। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि जोशीमठ के लोगों के बीच में ये मंत्री लोग रहेंगे, क्योंकि ये अपने को जनसेवक कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, पटवारी परीक्षा पेपर लीक के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यूज़ ऑन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को आप तक पहुंचाया था और अब मुकदमा दर्ज हो गया है। कनखल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड STF ने पेपर लीक का मामला सामने लाए थे और ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए थे हजारों अभ्यर्थी। 391 पटवारी पदों के लिए कराई गई थी परीक्षा। नैनीताल के अतिथि गृह में समाज सेवी भुवन तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां भुवन तोगड़िया ने कहा
कि सरोवर नगरी नैनीताल की पहाड़ियों में जो भूस्खलन हो रहा है उसका मुख्य कारण ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण है। अगर नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माणों पर लगाम नहीं लगाई गई तो नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नैनीताल को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे ताकि देश विदेश में मशहूर नैनीताल के अस्तित्व को बचाया जा सके। आंकड़े आए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए नैनीताल में भारी अवैध निर्माण ही जो दरकती पहाड़ियां जो आज दरक रही हैं उसका जो मुख्य कारण है ग्रीन बेल्ट क्षेत्र। देखिए आप ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कितना अवैध निर्माण हुआ है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास सूचना की एक रिपोर्ट है। आपसे मैं स्पष्ट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं अभी उच्च न्यायालय में विधिक राय एडवोकेट से ले रहा हूं और सारे सूचना के प्रमाण लगाकर मैं पहली रिट दायर करूंगा। नैनीताल धरोहर है, हमारी सरोवर नगरी है, हमारी पहचान है। तो आंकड़े आए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए नैनीताल में भारी अवैध निर्माण ही जो दरकती पहाड़ियां जो आज दरक रही हैं उसका जो मुख्य कारण है ग्रीन बेल्ट। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में एसपी रेखा यादव ने पुलिस कार्यालय में कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कनखल क्षेत्र में धर्मांतरण कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और जाकर मामले की तफ्तीश में गई थी। दरअसल पूजा करने के बहाने लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर पूजा न कराकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता है। सूचना पर तत्काल पुलिस हमने भेजी थी और उन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमें पूजा के बहाने उन्होंने बुलवाया था और वहाँ पर हमारा धर्मांतरण किया जा रहा था। चूंकि इसमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है एंड संबंधित जो भी आरोप लगे हैं उसको जांच की जा रही है। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता है। सूचना पर तत्काल पुलिस हमने भेजी थी और उन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमें पूजा के बहाने उन्होंने बुलवाया था और वहाँ पर हमारा धर्मांतरण किया जा रहा था। चूंकि इसमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है एंड संबंधित जो भी आरोप लगे हैं उसको जांच की जा रही है। लैंडस्टोन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज अंतर्गत शिवपुर के खेत में एक मादा गुलदार का शव बरामद हुआ है। कोटद्वार रेंज के अंतर्गत शिवपुर के खेत में एक मादा गुलदार का शव बरामद हुआ है। मादा गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटद्वार रेंज के रेंजर अजय ध्यानी ने मौके पर पहुंचकर मृत गुलदार को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय ले गए। आपको बता दें कि रेंजर अजय ध्यानी ने बताया कि गुलदार की मौत प्रथम दृश्य आपसी संघर्ष में होने से हो रही है। लग रहा है कि इसी कारणवश मृत्यु हुई है। वहीं गुलदार की मौत के सही कारणों के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस गुलदार की अक्सर आबादी के बीच में चहल कदमी देखी जाती थी। बराबर में शीतल जोशी का जो आंवला आम का बाग है, जंगल से लगा रोड के बराबर में, तो उसमें जो है कि मिला गुलदार के हमें और इससे जो कि प्रथम दृष्टि से आपसी संघर्ष में इनकी मौत हुई, जैसे गले में उसके निशान है, तो उससे जो आपसी संघर्ष से जो कि उनकी मौत हुई है। और अभी पैनल बुला दिया हम डॉक्टर को, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इसमें जो कि क्लियर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लगभग 1.5 से 2 वर्ष का। अब देखिए ये तो नहीं कह सकते वही गुलदार है, लेकिन देखिए गुलदार ही है, मादा है। के बराबर में शीतल जो। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।